112 पृष्ठ की किताब पर अब 7वें वक्ता के तौर पर मैं अपनी कुछ बात कहूंगा। जाहिर है कुछ दोहराव हो सकते हैं। दरअसल जायसी पर जो काम हुआ है वो मुख्यतः जायसी और उनके पद्मावत को ध्यान में रखकर आलोचकों ने बात की है। तो 3 बिंदु मैं प्रस्थान स्वरूप रखता हूँ। पहला एक मान्यता है मेरी और जिसकी मौलिकता पर मुझे कोई संशय नहीं है, ये कोई मेरी मौलिक बात नहीं है। अन्य तरह से ये बात आई होगी कि जब भी कोई बड़ी कृति रची जाती है तो रचनाकार की बागडोर पूरे समय क्रियाशील नहीं होती है। एक स्थिति ऐसी आती होगी जब वह कृति अब अपने पास वो बागडोर संभालती होगी और रचनाकार शिथिल पड़ जाता होगा। पद्मावत के साथ भी यह हुआ होगा और यह मैं तमाम बड़ी कृतियों के साथ इस संभावना को घटित अनुभव करता हूँ। दूसरा एक तथ्य है, वो तथ्य ये है कि चाहे पद्मावत हो या तमाम बड़ी कृतियों का विश्लेषण किया जाता है, उसकी आलोचना की जाती है, तो लगभग पूर्व निर्धारित प्रत्यय क्रियाशील होते हैं। ऐसे कलात्मक सृजनात्मक प्रत्यय या लेखन की नैतिक लौ या भाषिक रचाव की अद्वितीयता लगभग विचार में नहीं आते हैं। और कृति अपेक्षित प्रत्ययों को बढ़ना यह भी बहुत कम घटित होता है। कवि आलोचकों की एक परंपरा है, तमाम लोगों के नाम उद्धृत किए जाते हैं जिन्होंने इस काम को संभव किया है। शाही भी इन्हीं में आते हैं और जैसे जायसी का अपपाठ हुआ है जो कि बार बार शाही ने माना है, वैसा एक अर्थ में शाही का भी अपपाठ हुआ है, बल्कि अपाठ कह सकते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय का जिक्र सर कर रहे थे, तो इसके अलावा अगर पूरा अध्ययन अध्यापन का देखा जाए माहौल, तो उसमें शाही को उस तरह से नहीं दिया जाता है। तीसरा एक हमारा प्रश्न है और वो प्रश्न भी कल की चर्चा में आया था कि तुलसी पर जैसा रामचंद्र शुक्ल का काम है, शुक्ल जी का काम तो जायसी पर भी बहुत उल्लेखनीय है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर पर है, उसी कोटि का काम शाही का जायसी को लेकर है। और यह बात मैं फिर दोहरा रहा हूं जो कल संभवतः अखिलेश जी ने कही थी कि क्या वे हिंदी की अकादमिक दुनिया से नहीं आते हैं, इसीलिए उनके साथ यह घटित हुआ है। अन्यथा अनेक ऐसे अध्यापक आलोचक हैं जिनके नाम उद्धृत करना मैं जरूरी नहीं समझता हूं, जिनकी लंबी शिष्य परंपरा है और जिन्होंने साहित्यिक कृतियों को सृजनात्मक मूल्यों के अलावा सामाजिक मूल्यों से विश्लेषित किया है और वे बड़े आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित होते रहे, उनका उल्लेख होता रहा है, जबकि शाही को नजरअंदाज किया गया है। पद्मावत और जायसी को लेकर शाही की जो मुख्य स्थापनाएं हैं वो भी कुछ एक सत्र पहले ये बात आई थी। तो शाही ये मानते हैं कि पद्मावत सूफी ग्रंथ नहीं है, सूफी तत्व हैं लेकिन कथा के प्रधान अंश नहीं है। उन्होंने ये नहीं मानते कि सूफी तत्व पूरी तरह मुक्त हैं वे सिर्फ मानते हैं कि जायसी की कल्पना है ये पद्मावत की कथा, जिसको बहुत तरह से सिद्ध करने की कोशिश भी की गई है और एक लंबी परंपरा है अध्येताओं की, जिनमें माता प्रसाद गुप्त, सुधाकर द्विवेदी, गिरियर्सन शुक्ल जी तो हैं ही, प्रोफेसर हसन अस्करी, परशुराम चतुर्वेदी, मुजीब रिजवी। तो यह उल्लेखनीय मामला है कि जिस दौर में शाही ने हिंदुस्तानी अकेडमी में व्याख्यान दिए 1982 में, 1979 में मुजीब रिजवी ने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जायसी के ऊपर और लगभग बहुत सारी समान बातें हैं, वो आगे उल्लेख उनका होगा। वागी शुक्ल ने उन पर लिखा है, पुरुषोत्तम अग्रवाल, माधव हाड़ा ने भी उन पर लिखा हुआ है। तो ये जो बहुत लोग मानते हैं कि जायसी की कल्पना नहीं है, लोक में पहले से प्रचलित था रही है, शाही ने ये संदिग्ध माना है। उनकी एक और मान्यता है जो भी वक्ताओं ने बार बार जिक्र किया है कि जायसी मूलतः कवि हैं और चूंकि बार बार वे आग्रह करते हैं तो उनको कवि रूप में ही क्यों विश्लेषित ना किया जाए। शाही ये भी मानते हैं कि जायसी को लेकर जितनी भी जनश्रुतियां हैं वे सब बाद में गढ़ी गई हैं, उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। और एक और बात जो अभी आई थी कि चंदायन, मृगावती, मधुमालती, इनके समकक्ष पद्मावत को रखा जाना शाही के लिए असह्य प्रतीत होता है, इसीलिए वे बहुत तरह से विश्लेषण करते हैं। जो अपपाठ हुए हैं वे अपपाठ, जैसे रामखिलावन पांडे ने
महदवी मत के अनुयायी के रूप में जायसी को रखा है। ये माना है कि वे इस्लाम की गौरव वृद्धि के आकांक्षी थे। या परशुराम चतुर्वेदी ने कथा रूपक माना है तो फिर असफल मान लिया है, तो उसका पूरी तरह निर्वाह नहीं कर पाए हैं। ग्रीसन ने तो खैर मुस्लिम संत माना ही है और उनकी सांप्रदायिक लोकप्रियता का बखान किया है। शुक्ल जी ने जिनको जायसी को और पद्मावत को अनावृत करने का श्रेय शाही खुद देते हैं, उन्होंने भी एक प्रक्षिप्त कड़वक जिसके बारे में जिक्र हुआ था, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने बहुत व्यवस्थित तरीके से तर्कों के साथ ये सिद्ध किया है। दूसरे एक और अगाध अध्येता है जायसी के, वासुदेव शरण अग्रवाल, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण टीका लिखी जिससे हम सब लोग जायसी को पढ़ पाते हैं। उन्होंने सूफी प्रेम गाथा परंपरा में ही पद्मावत को रखा है और फारसी के मसनवियों के ढंग की रचना माना है। अब अगर इनको सूफी आंदोलन पर, चूंकि बात पूरी हो चुकी है, कुंवर मोहम्मद अशरफ के हवाले शाही ने बहुत सारे तर्क दिए हैं जो साफ ये बताते हैं कि मीर खुसरो या और भी अन्य तरह से जो एक सिर्फ सिद्धांत चर्चा या व्यक्तिगत साधना अथवा सिद्धि की अवस्था में सूफी आंदोलन नहीं था। उसकी स्थिति संगठन, सुल्तानों और बादशाहों की नीतियों के अंतर्गत काम करता था। तो ये बात चूंकि हो चुकी है, तो ये सूफी आंदोलन के बारे में इसको मुक्त करते हुए केवल मुजीब रिजवी जी की एक बात मैं उद्धृत करना चाहता हूं कि जायसी की भावधारा, देखिए हम अपनी सहूलियत से किसी भी विद्वान को उद्धृत कर सकते हैं। मुजीब रिजवी भले ही वो सूफी आंदोलन के अंतर्गत मानते रहे हैं, लेकिन स्पष्ट करते हैं कि जायसी की भावधारा व महदवी संप्रदाय के संस्थापक सैयद मोहम्मद जौनपुरी की विचारधारा में साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक मात्रा में। तो शाही को इन सब चीजों पर ऐतराज है कि भाई सूफी संबोधन में क्यों सीमित कर दिया जाए, और उसके लिए वो सारे तर्क ढूंढते हैं। और एक भी बात शाही ने बगैर तर्क के जायसी नामक किताब में नहीं कही है। उन्होंने एक भी बात निराधार तरह से आरोपित करने की चेष्टा नहीं की है। उन्होंने उस समय की धार्मिक पुस्तकें, ऐतिहासिक पुस्तकें जिनमें आईना कबीर में तो 150 नाम वर्णित थे, उन 150 नामों में जायसी का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। और फिर ये अगर मानते भी हैं तो शाही कहते हैं कुजात सूफी उनको माना जाए। एक तत्व की तरह तसव्वुफ उनके यहाँ एक काव्यात्मक मुहावरे की तरह इस्तेमाल हुआ है, जिसको लेकर ये आरोपित कर दिया जाता है। जब शाही ये कहते भी हैं कि अगर बार बार आप इस तरह का जिक्र कर रहे हैं, तो जब शाही जायसी खुद को कवि रूप में स्थापित करने का कहते हैं, तो वे अपने आप को सूफी भी घोषित कर देते हैं। उस दौर में उसके पहले भी ऐसे रचनाकार हुए हैं जिन्होंने खुद को सूफी कहना गौरवपूर्ण समझा है। तो अगर शाही जायसी का अभिप्रेत ये होता तो वे खुद भी इस बात की घोषणा कर सकते थे। एक बात मसनवी शैली की आती है, तो मसनवी शैली का आरोपण भी शाही को निरर्थक चर्चा लगता है, और वे कहते हैं, और वो माता प्रसाद गुप्त का हवाला भी देते हैं, कि वो मसनवी शैली संस्कृत में और अन्य भारतीय काव्यों में भी मिलती है। और फिर जिस एक बात को तमाम विश्लेषक भूल जाते, विस्मृत कर देते हैं, वो ये है कि ईश्वर वंदना, मोहम्मद साहब की स्तुति, खलीफाओं की प्रशंसा, शाही वक्त का गुणगान, इसके आधार पर आप सिद्ध करते हैं। जायसी ने अपने 4 मित्रों की, यूसुफ मलिक, सलार, मियां सलोने और बड़े शेख की प्रशंसा की है। ये उनके विश्लेषण में खारिज कर दिया जाता, कोई जिक्र नहीं करता इस बात का। किसी कवि को एक फ्रेम में आप आरोपित कर रहे हैं, लेकिन उसका जो बिल्कुल भिन्न, उस परंपरा से भिन्न कोई अवदान है, कोई उस ग्रंथ को रचने की शैली है, उसका विन्यास है, उसका जिक्र बुला दिया जाता है। तो एक और अंतिम बात है जो अटकलों के बारे में है, जो शाही कहते हैं कि ये बाद में गढ़ी गई है। तो उसमें एक अटकल ये जनश्रुति है कि वो काने थे और इस कारण से उपहास के पात्र बनते थे। तो शाही ये कहते हैं कि अगर वे उनको सूफी बाबा या चमत्कारी होते हुए तो ये से उभर नहीं सकते थे क्या? वे ऐसी कोई युक्ति लगाते कि ये उपहास के पात्र नहीं बनते। फिर जिन संप्रदायों में आप उनको दीक्षित बता देते हैं, उनके किसी ग्रंथ में उनका उल्लेख नहीं आता है।
उन्होंने वैसे भी ये मुल्ला दाऊद या मंझन कुतुबुन की तरह किसी एक गुरु का उल्लेख नहीं किया है। उनके गुरुओं के बहुत सारे, लगभग 11-12 गुरुओं के उनके नाम मिलते हैं। सैयद अशरफ हाजी शेख, शेख मुबारक, शेख कमाल, मोहदी, शेख बुरहान, अलहदाद, सैयद अहमद दानियाल, सैयद राजे, उनने बहुत सारा, जहां भी उनको कुछ मिल रहा है और वे स्वीकार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि उनको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, तो सभी के प्रति वे अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। एक और बात है उनकी पंक्तियां हैं कि कवि व्यास रस कमला पूरी, दूर है नियर, नियर भा दूरी, नियर ही दूरी फूल संग कांटा, दूरी जो नियरे जस गुरु चांटा। अब ये दूर के लोग उनको समझ रहे हैं और पास के यानी जायज के लोग नहीं समझ रहे हैं। ये जो उलाहना है, वही बात है, अगर वो चमत्कारी बाबा होते तो ये क्यों लानत मलानत को करना पड़ती। एक मुजीब रजीब साहब ने एक और जनशक्ति का कटाक्षेप किया है कि उनकी मृत्यु बहेलिये की बंदूक से हुई थी, सब मिलता है। तो रिजवी साहब ने लिखा है कि अकबर के शासन में बंदूक का सामान्य चलन नहीं था, सिर्फ शेरशाह के समय कैसे संभव रहा होगा। तो ये जो जनशक्तियों को अटकलों के माध्यम से जायसी को आक्षेपित किया जाता है, इसको उसको नजरअंदाज करने का क्रम भी शाही ने वर्णित किया है। मुत्तखाब तवारीख, जिसमें बदायूनी बहुत लोगों के जिक्र करते, चंदायन की बहुत प्रशंसा करते हैं, वहां उनका उल्लेख नहीं है। शतारिक सूफी संप्रदाय की पुस्तक है गुलजारे अबरार, उसमें मंझन का बहुत विशेष जिक्र है, जायसी का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। केशवदास, राजस्थान की लोक गाथाएं, काव्यकृति, रूपमती, रीतिकाल, इन सब में जायसी का जिक्र नहीं मिलता है। इन सब से यानी एक तरफ उनका उल्लेख नहीं है, दूसरा उनको लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। वो जो संप्रदायों में दीक्षित बताया जाता है, उनके ग्रंथों में उनका नाम नहीं है। तो कुल मिलाकर शाही ये बात भी आ चुकी है कि मैं दोहराना चाहूंगा कि वो जो दोहरी उपेक्षा का शिकार हुए हैं जायसी, वो कि मध्य युग में सूफी होने की कीर्ति उनको लाभ दे सकती थी, और इधर सूफी होने तो उस समय किसी संप्रदाय में उनको पचा पाने की शक्ति नहीं थी, और इधर आधुनिक काल में समय जब उनको सूफी आरोपित करके आप दकियानूसी सिद्ध कर सकते हैं, तो उनको ये आक्षेपित कर दिया जाता है। बहरहाल ये सब है। और एक और बात है जो पूर्व में आई है कि वो अंततः सूफी को दोहराते हैं, उससे मुक्त भी होने की कोशिश करते हैं, लेकिन लौटकर वहीं आते हैं। तो इस किताब में जो अंतिम खंड है पद्मावत एक विश्लेषण, उस विश्लेषण में जायसी की पद्मावत कृति को शाही ने बहुत सूक्ष्मता से उस सूफीपन से बाहर देखने की कोशिश की है, जिसमें अभी विवेक जी ने पद्मावती के जो अलग अलग रूप गिनाए थे, उसके अलावा जो दो धुरी हैं, मतलब कुछ लोगों ने तो उत्तरार्ध को भुला दिया जिनको तसव्वुफ की चाहना थी, और कुछ लोगों ने उसको चित्तौड़ की वीरगाथा के आकांक्षियों ने सिंघल लोग को उनको अनावश्यक लगा, उसको विस्मृत कर दिया। तो शाही ने उन दोनों लोगों को अलग तरह से व्याख्यायित किया है, और ये कहा भी है कि ये जो इतिहास का दूसरे खंड में वो इस्तेमाल करते हैं, को दो हिस्सों में बांट कर अगर देखें तो उनके पास कल्पना की छूट वहां भी थी। तो सारा का सारा विश्लेषण वो सूफीपन के बाहर ले जाते हैं। केवल एक ये दृष्टि नहीं देते हैं कि हमको केवल इतना कहना है कि सूफीपन से इस कृति को बाहर किया जाए जायसी को, वो तत्व देखते हैं कि उनमें हैं, लेकिन कथा के प्रधान अंश नहीं है। और सूफीपन के तत्वों के अलावा पद्मावत को विश्लेषित किया जा सकता है। मुजीब रजीब साहब ने तो और भी इसको बाद में लिखा है कि जायसी की काव्य यात्रा संकीर्ण सांप्रदायिक को तोड़कर बहने वाली है। किसी एक साधना पद्धति सिद्धांत से आबद्ध करना उनके साथ घोर न्याय है। और इसमें एक बात मैं वागीश शुक्ल जी की भी जोड़ता हूं, जो बार बार ये पद्मावत प्रेमाख्यान का परंपरा में लिया जाता है। तो वागीश शुक्ल ने भी ये लिखा है कि हिंदी का रिवाज कि जो भी प्रेम कथा लिखे वह मुसलमान हो, उसे सूफी कह दिया जाता है।
अब होता ये कि हम लोग अपनी सुविधा से उद्धरणों का चयन कर लेते हैं, हमें यह सुविधाजनक लगा, बाकी वागीश जी ने कुछ अलग तरह से प्रश्नांकित भी किया है। एक बहुत बाद में एक काम हुआ है, प्रोफेसर माधव हाड़ा ने काम किया है और उन्होंने पद्मावती वर्णन पर केंद्रित जो भी काव्य परंपरा मिलती है, उसको उन्होंने उसका स्रोत एक ही कथा बीजक पर निर्भर माना। यानी जो लोग जायसी को इस बात का श्रेय नहीं देना चाहते हैं कि उन्होंने पद्मावत की कथा उनकी कल्पना है, क्योंकि एक बात और आई अभी कि इतिहास ने बहुत सारी काव्य कृतियों को जन्म दिया है, तो यह मानना मुश्किल है कि कोई काव्य कृति इतिहास को जन्म दे सकती है। ये साही का विश्लेषण है। तो ये बार बार इस तरह के काम हुए हैं, यानी एक कवि और उसकी एक बहुत बड़ी काव्य कृति, उसको एक सहज दृष्टि से पढ़ने के बजाय अन्य दृष्टियों में आक्षेपित किया जाना इतना ज्यादा घटित हुआ है कि बार बार वो काम होते रहे हैं। तो उन्होंने प्रोफेसर माधव हाड़ा ने बहुत सारे इतिहासकारों के उनके नाम लेने का कोई अर्थ नहीं है, उन्होंने ये माना है कि देशज काव्यों में जायसी को कहीं उद्धृत नहीं किया गया है और वे इतिहासकारों की इस बात को खारिज करते हैं कि अगर जायसी की कल्पना पद्मावत है तो वो इतनी जल्दी अल्प समय में वो प्रसारित कैसे हो गई। तो वो तो खैर एक कथा बीजक का स्रोत ही मानते हैं। वे एक बात और मानते हैं कि पारंपरिक इतिहास और सांप्रदायिक साहित्य में जायसी का उल्लेख नहीं था। वो अपनी ही बात असिद्ध की हो जाती है जो वे आरोपित करना चाहते हैं। इस सच है कि जो पंक्ति है, एक दिसी आग दूसर दिसी पानी, कवि के बोल खरग हिरवानी, इस शीर्षक से जायसी का एक अध्याय भी है इसमें। एक दिसी आग दूसर दिसी पानी, तो कवि की वाणी दुधारी तलवार की भांति होती है, जो एक ओर जलसी शीतलता लिए होती है तो दूसरी ओर अग्नि की लपटें। दरअसल आलोचना का काम ये होना चाहिए कि उस दुधारी तलवार की अप्रतिहत ध्वनि के सूक्ष्म अभिप्रायों को आत्मसात कर उसके औचित्य पर विचार करे, किसी प्रतिनियत दृष्टि की तोप उस पर न चलाए जिससे जलसी शीतलता और अग्नि की लपटें, ये दोनों ही, इनके दोनों के अनुभव से हम वंचित रह जाएंगे। और इन दोनों के अनुभव से वंचित रह जाना, दरअसल दोनों के अनुभव से जो संभाव्य बृहत्तर अनुभव लोक है उसकी दीप्ति से वंचित हो जाना होगा। शाही ने हिंदी समाज को इस विकट वंचना से मुक्त करने का एक बड़ा काम किया है। धन्यवाद।